जिनके सानिध्य में और जिनके नेतृत्व में हो रहा है रंगनाथ जी, माननीय रंगनाथ जी। और मुझे अभी बताया किसी ने कि हमारे कहीं बहुत रिश्ते में भी ये परिवार आता है। मैं उस दृष्टि से भी उनका नमन करता हूँ। माननीय दुर्विजय राय जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, माननीय उत्पल राय जी यहाँ उपस्थित, माननीय राजू भाई जो डोरी घाट के माननीय ब्लॉक प्रमुख हैं, इस गांव के और इस क्षेत्र के सभी माननीय हमारे भाइयों और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित मातृशक्ति हमारी माताएं और बहनें और बच्चे। मैं पिड़ौद गांव से हमारी एक याद जुड़ी हुई है। मैं अभी पूछ रहा था भाई साहब से, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ सुराग मिलता है क्या। हमारे बचपन की मुझे याद है, जैसे ये बच्चे हैं उस उम्र का मैं रहा हूँगा, तो गुरु जी थे हमारी जो पुरोहित की परंपरा थी, वो यही गांव हमारा गुरु गांव है एक तरह से। और वो गुरु जी के का नाम तो कोई लेता ही नहीं था उस समय, अपने गुरु का कहाँ कोई नाम लेता था, उनको गुरु जी गुरुजी कहा जाता था। तो इसलिए वो नाम सुनने में मुझे नहीं आया, इसलिए मुझे नाम याद नहीं है। हाँ, डॉक्टर सतीश शर्मा जी। और ये हमारा पुरोहित गांव एक तरह से था। फिर उनके नहीं रहने के बाद फिर वो परंपरा एक तरह से खत्म हो गई। उनके बच्चे शायद पढ़ लिख करके बाहर चले गए, इंजीनियर थे मुझे जहाँ तक याद है। एक आध बार मैं आया भी था उनके घर शायद मैं बचपन में। तो इस प्रकार से आप सब हमारे गुरु हो। ये पिड़ौद गांव जो है हमारा गुरु है। और आप जानते ही हैं कि गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जो भी बनता है उसमें गुरु के आशीर्वाद का बड़ा योगदान होता है, बड़ी भूमिका होती है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भगवान राम कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे राजपाट मिला है, उनके आशीर्वाद से ही मुझे सीता जैसी, लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली है। बहुत अच्छी कथा है रामायण में, लेकिन गुरु का इतना महत्व होता है। आप सबको इसलिए मैं कुछ कह सकूं, मैं कुछ सिखा सकूं, बता सकूं, ऐसी स्थिति में तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी दो चार बातें, क्योंकि चुनावी माहौल है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बाकी लोग आएंगे वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से कुछ बात आपके मध्य में जरूर रखूंगा। और विशेष रूप से यहाँ माताएं यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं, गरीब वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग जिस स्थिति में पहले रहते थे उसकी बात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो लोग आएंगे वो ये कहेंगे कि हम तो देखिए फलाना पिछड़े वर्ग के हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम पिछड़े वर्ग के बड़े हितैषी हैं, और मोदी जी तो बड़े बड़े काम करते हैं, कश्मीर से लेकर के विदेश तक घूमते हैं, उनको गरीबों की चिंता नहीं है। ये सब बातें वो लोग आएंगे तो करेंगे। आप पे ध्यान में ये बात रहे कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद आज हम 75 साल हो गया भारत को आजाद हुए। क्या किसी प्रधानमंत्री ने ये बात सोचा था कि देश के किसान जो अन्न पैदा करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाखों टन हिस्सा जो है वो गोदामों में सड़ जाता है। गोदाम अच्छी नहीं बनती है, पानी पड़ता है, टपकता है। कई बार अनाज को यहाँ से वहाँ ले जाने की प्रक्रिया में रेलवे स्टेशन पे लाखों टन अनाज सड़ा हुआ पाया गया है उनकी सरकारों को। क्या किसी प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आई कि भाई ये जब अनाज जो सड़ जाता है वो क्यों ना हम अपने गरीबों के पेट पालने के लिए हम दे दें। ये पहले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न कोई जात देखी न कोई पात देखी, और उन्होंने अन्न का भंडार आपके लिए खोल दिया। और हर माता बहन को के परिवार का पेट पालने के लिए शाम सुबह का चूल्हा उसके घर में आसानी से जल सके, इसके लिए मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था कर दिया। और मैं ये भी बताऊं, मेरा ये मानना है, आज भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, किसी भी वैसे तो माननीय मोदी जी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो वैसे ही कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये लोग जब आएंगे,
ये लोग जब आएंगे तो गणित गुणा करेंगे कि यार ये तो इसमें इसके चलते मोदी बड़ा पॉपुलर हो गया था, एक एक घर में एक एक माताओं बहनों के जबान पर उनका नाम था, इसको बंद करो, इसको कुछ करके इसको गड़बड़ करो। तो इसलिए मोदी जी का हाथ मजबूत करना, सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी का हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, आप में से कुछ लोगों को मिला होगा, जिनको नहीं मिला होगा उनको भी आने वाले दिनों में और महीनों में जरूर मिलेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में 50-60 लाख परिवार ऐसे थे। मैं नगर विकास मंत्री हूँ तो नगर का आंकड़ा मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। 13-14 लाख परिवार ऐसे थे माताएं कि जिनके घर पे, जिनके सिर पे छत नहीं थी। और पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की अगर मिला करके बात किया जाए तो 50-60 लाख ऐसे परिवार थे जिनके सिर पे छत नहीं थी। पहली बार अभियान चला करके, और उन दिनों जब ये चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, माननीय मोदी जी जब मीटिंगें करते थे कि क्या ये संभव है क्या कि हम 75 साल 80 साल होते होते कोई भी नागरिक, कोई भी परिवार देश का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सर पे छत न हो। ये प्रण उन्होंने लिया था। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस प्रण के हिसाब से ज्यादातर बेघर परिवारों को, ज्यादातर परिवार जिनके सर पे छत नहीं थी, उनको मकान दिया जा चुका है प्रधानमंत्री आवास। और जिनको नहीं अभी मिला है उनके लिए भी पूरी एक योजना काम कर रही है। आने वाले दिनों में जो उसके लायक होंगे, जो पात्र होंगे, अवश्य उनको मकान मिल जाएगा। तीसरी बात बताऊंगा, ये तीसरी बात तो और भी ध्यान रखने जैसी है कि पहले हम लोग जब छोटे थे, जिस समय की मैं अपने गुरु जी की बात कर रहा था कि उनका दर्शन हम लोग किए थे, बाद में वो नहीं रहे, उनकी उम्र उस समय ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी, हम लोग बच्चे थे। हम अपने घर के गांव की महिलाओं की दशा मुझे याद आती है। सुबह से लेकर के शाम तक महिलाएं जो है अंधेरा होने का राह देखती थी कि अंधेरा हो तब बाहर जाए, और उनका उसके चलते उनका पेट खराब होता था, उनका स्वास्थ्य खराब होता था। आज हर घर में, हर गरीब के घर में भी आज सड़क से आप चलते हैं तो अगल बगल आप देखेंगे तो शौचालय बना हुआ आपको साफ साफ सड़कों से दिखाई देता है। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी इज्जत की रक्षा करने के लिए कि खुले में हमारी माताओं बहनों को न जाना पड़े। चौथी बात मैं बताऊं, आप ये भी गांव के लोगों को इसका अनुमान नहीं आता है। हमारे घरों में, हमारे घर में भी जब हम अभी छोटे, क्या हम जब BA तक पढ़ रहे थे तब तक की भी बात कर रहा हूँ, लकड़ी पे खाना बनता था, लकड़ी पे खाना बनता था। अभी भी बहुत जगह बनता है। जो लोग अभी, मैं कहा ना कि ये एक बहुत लंबा काम, बहुत बड़ा काम जो 70 साल में नहीं हुआ था, वो 9 साल 8 साल में करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। बहुत से लोगों के पास पहुंचा है, हो सकता है कुछ लोगों के पास न पहुंचा हो, पहुंच जाएगा। लेकिन काम क्या था कि लकड़ी जला करके जो खाना बनता था, उसमें जो नजदीक से जाकर के महिलाएं जो है फूंकती थी, उससे कितना धुआं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में जाता था। और माताओं बहनों की उम्र जो है वो जो 80 साल जी सकती थी, 90 साल जी सकती थी, उसके जगह पे 50-60 साल जाते जाते आप जो है नौजवान से बूढ़ा दिखाई देने लगते थे, और देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस बात का अंदाज किसी को नहीं लगता था। गांव में डॉक्टर नहीं थे, गांव में कोई चेक करने वाला नहीं होता था, लेकिन ये होता था। हम अपने घर के, अपने परिवार के, अपने इर्द गिर्द रहने वाली महिलाओं को देखने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इन सारी बातों से, ये सारी बात पहले भी सरकार चली थी, 70 साल पहले के लोग भी सरकार चलाए थे, इस राज्य में भी 25 साल सरकार चलाए थे। जो लोग आपके पास आएंगे कि हमारे प्रत्याशी के, हमारे आदमी के वोट दे दा, उनसे पूछे लायक कि भाई तुम्हारे घर में 4 बार मुख्यमंत्री बनल वाला, आपके पिताजी 3 बार थे और 1 बार आप खुद ही थे, तो आपको ये सब बातें क्यों नहीं आपकी समझ में आई? ये सब बातें क्यों आपको ध्यान में नहीं आई? आजकल बड़ा बिजली की बड़ी बात है। बिजली का दशा
8 साल पहले 6 साल पहले कैसन रहे सबके मालूम है। हमहू गाँवे का है, हमारे बगले में हमहू गाँव है, हमहू गाँव में नौकरी करी, लेकिन गाँव का आना जाना होता ही था। तो सुबह शाम रात कब जाती ज्यादा थी आती कम थी। अब अगर 24 घंटा में 10 मिनट चली जाए तो हल्ला मच जाता है कि भाई ठीक है, हमारी आपकी आदत यूं कह लीजिए कि बिगड़ती जा रही है, आप बिजली के हम आदती होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, बिजली एक प्रगति का विकास का मापदंड है, लेकिन इन लोगों ने किया क्या था ये आप खाली ध्यान में रखिए। पिछले 6 साल में योगी आदित्य, मैं तो कहूँगा उसके भी पहले चले, इस राज्य में लाखों ऐसे गांव थे और लाखों ऐसे मजबे थे, हजारों ऐसे गांव थे, गांव पंचायतें थी और लाखों ऐसे मजबे थे जहां बिजली अभी देखने को भी नहीं मिली थी लोगों को। ये जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब उन्होंने पढ़ लिया, और मैं उसी उनके कार्यालय में वो विभाग देखता था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहा कि 18,000 गांव पंचायत बताई गई पूरे देश में कि इतने गांव में अभी बिजली नहीं पहुंची है। उन्होंने पढ़ लिया कि हमें 1000 दिन के अंदर इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। और आप मानिए नहीं कि आपके जो दूर दराज के जो गांव थे, गांव पंचायतें थी, चाहे घाघरा के किनारे हो, सरजू के किनारे के जो गांव पंचायतें थी जहाँ कोई जाता नहीं है, बिजली की बात छोड़ दीजिए, वहां भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाई। यूपी की बात करूं तो जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 6 साल पहले, खाली 6 साल हुआ, उसमें इस साल भी काफी काम हुआ। 6 साल तक, 6 साल के अंदर 1,20,000 ऐसे मजरे थे जिनका विद्युतीकरण अभी इस सरकार में, वर्तमान सरकार में हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने किया। जो कुल बिजली के कनेक्शन है उसमें से कुल 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन है, उसमें से 1 करोड़ 56 लाख कनेक्शन जो है इस 6 साल में दिया गया। आधा, लगभग आधा कनेक्शन जो है वो इस 6 साल में दिया गया। हमारे जो ट्रांसफार्मर का आजकल बात बहुत चलती है, ट्रांसफार्मर यहाँ जल जाता वहाँ जल जाता, जलत काहे है वो तब हम खुला में ना कर चाहते हैं, लेकिन जलत ये लिए है कि कागज को नोट पूछू है आ कटिया ज्यादा लगल गई, तो कटिया निकलवावे पड़ी तब जाके ट्रांसफार्मर लंबा चली। खैर वो बात अलग बात कही जाए, लेकिन 6 साल पहले खाली लगभग 10.25 लाख ट्रांसफार्मर इस राज्य में, 70 साल में कितना ट्रांसफार्मर है? 10 लाख। और खाली 6 साल में ओकर संख्या बढ़ के 24.5 लाख हो गई। जो काम 70 साल में नहीं हुआ था, जितना ट्रांसफार्मर 70 साल में ना लग रहा है, ओकर 1.5 ट्रांसफार्मर खाली 6 साल में लग रहा है। किसान के ट्यूबवेल की बात करें, किसान के ट्यूबवेल कभी हुए हाल में 10 लाख लगभग ट्यूबवेल कनेक्शन पूरा 70 साल में बन है, और में 4.5 लाख कनेक्शन जो है ट्यूबवेल का अभी हम लोग इस समय में 6 साल के अंदर दिए। क्या बात करेंगे ये लोग? अगर ये लोग काम किए होते, अगर ये लोग विकास किए होते, तो क्यों आज हमारे गरीब भाई बहनों को खाने के लाले पड़े रहते हैं? क्यों मोदी जी को उनको अन्न सुरक्षा करनी पड़ी? क्यों हमारे गरीब लोग परिवारों के सिर पे छत नहीं थी? क्यों हमारे लाखों मजरे विद्युत से वंचित थे? क्यों हमारे 1.5 करोड़ परिवार के घर में सौभाग्य योजना का जो कनेक्शन अब दिया गया है वो कनेक्शन पहले क्यों नहीं दिया जाता? क्यों हमारे शौचालय गरीबों के घर में नहीं बने थे? बच्चों की बात करें, सामने बच्चे बैठे हुए थे, आपको मालूम है शिक्षकों की भर्ती में कितना घोटाला होता है। शिक्षकों की भर्ती में ये बच्चे जो है, और जो सबसे बड़ा नुकसान, मैंने ये सब बातें बताई, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस राज्य का सपा सरकार में हुआ है वो बारीक बात जरा समझने लायक है। मालूम कई बार होता है कि कुछ चीजें एकदम से दिखती नहीं है, लेकिन नुकसान, चोट बहुत बड़ी करती है। बिजली तो मान ला कि चल जाए तब पे मालूम पड़ जाए, जैसे ही जाए तैसे का मंत्री जी बिजली ना, लेकिन अगर शिक्षा में गड़बड़ बोले तो कब असर पड़त 10 साल, 5 साल, 20 साल, पूरा एक पीढ़ी के बाद मालूम पड़ेगा कि अरे अभी तक लड़कों ने कुछ पढ़े लिखे ना हो। यही हुआ है उत्तर प्रदेश में।
90 के दशक में जब माननीय नेताजी की सरकार आई, सपा की सरकार आई, उनको एक सोशल इंजीनियरिंग समझ में आई और बड़ा बुद्धिमान काम था सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया। या एक कुछ लोग ऐसे हैं अपने परिवार के, जिनको अब बुरा मत मानिएगा, तो हमारे मंडल अध्यक्ष आए तो उनको लगा कि पढ़ाई लिखाई इनके बस का काम नहीं है, तो ऐसा करो कि नौकरी में जिस पढ़ाई लिखाई के बल पर भर्ती होती है उसका मापदंड ही कम कर दो, खत्म कर दो, उसको ढीला कर दो। तो वहां से शुरुआत होती है सेल्फ सेंटर की। यहाँ पर जो पीछे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनको तो मालूम पड़ जाएगा। सेल्फ सेंटर शब्द तो बहुत लोग सुनने हुई है, सेल्फ सेंटर हम सुनने ही जाए। सेल्फ सेंटर के मतलब ये होला कि जहाँ लड़का पढ़ा था वहीं पर परीक्षा भी हो जाए, वहीं जब कॉपी दिखा जाए। उसमें से बुराई इस राज्य में शिक्षा के अवमूल्यन की शुरू हुई और परिणाम ये हुआ सेल्फ सेंटर में गुरु जी पहले तो पढ़ावे ना आवे तो विद्यार्थी के पास तक वही की पड़ी, तो गुरु जी काफी लिखने का इंतजाम कर दे, दोनों तेज तर्रार लड़का के बुला ले, भैया तक ब्लैक बोर्ड पे लिखता, कुल कापी कर ले, नकल कर ले। ये चला तो 5 साल। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले भी नहीं मिलते थे। हमारे एक टीचर से कहे कि आजकल तो लिखने वाले भी खोजने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी में कुवत ही नहीं रह गई है। शिक्षा का अवमूल्यन इतना ज्यादा हुआ उस शासन काल में कि आज आपको नकल कराने वाले भी खोजने पड़ते हैं, लिख के बताने वाले भी खोजने पड़ते हैं। बच्चों को अगर कापी किताब मुहैया करा दिया जाए तब भी बच्चे लिख नहीं पाते हैं। हाई स्कूल इंटर पास किए हुए लड़कों से अगर खाली आप अपना नाम लिखने को कह दीजिए, अपने पिताजी का नाम लिखने को कह दीजिए, माताजी का नाम लिखने को कह दीजिए, वो लड़का को लिख ना पाओ। इतना खराब दशा। और परिणाम ये है कि जवन उत्तर प्रदेश अपने तेजस्वी मानव बल के लिए जाना जाता था, पूरे देश में जो भर्तियां होती थी उच्च अधिकारियों की, जिसमें हम भी एक भाग्यशाली थे। हम भी अपने गांव की प्राथमिक शाला में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, अपने मौज के इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हम विद्यार्थी हैं। हम तो फिर भी मैं अपने को मध्यम मानता था, लेकिन हमसे भी बहुत तेज लड़के जो और भी अच्छी जगहों पे गए वो सब गांव के स्कूलों में पढ़े हुए लड़के थे, गांव के या विद्यालयों में पढ़े हुए हमारे टाउनों के विद्यार्थी। इतना अच्छी पढ़ाई हुई। अब दशा ये है कि आज आप सब जानते हैं इस बात को कितना अवमूल्यन हो गया है हमारी शिक्षा की पद्धति में। और उसके पीछे अगर कोई एक पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है समाजवादी पार्टी। सिर्फ अपने हित के लिए, अपने नजदीक के लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, अपने कुनबे को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने के लिए ये अवमूल्यन किया गया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश को आने वाले कई पीढ़ियों तक, कई दशकों तक उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा। तो इसलिए भाइयों बहनों माताएं, आपको जो चुनाव है ये दारा सिंह का चुनाव खाली नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के बीच का चुनाव है। ये अच्छे लोग और बुरे लोग के बीच, जिसने आपको 70 साल की गरीबी आपकी जिसने दूर किया है वो एक तरफ नरेंद्र मोदी है, और जिसने 70 साल आपको गरीब बनाए रखा है जानबूझ के किया गया। क्या उनको ऐसा नहीं था कि उनको अकल नहीं थी कि आप सबल हो, आपके हाथ में शक्ति आवे, माताओं के हाथ में परिवार को चलाने का राशन आवे? ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनको दिखाई नहीं देता था कि करोड़ों रुपए का अनाज जो है सड़ जाता है। उनको आपको इसी दशा में रखना था, इसलिए इसी दशा आपकी। चाहते तो वो भी कर लेते, चाहते तो वो भी आपको अनाज दे लेते, मकान दे लेते, शौचालय दे लेते। तो इसलिए अच्छे सुशासन जिसको कहते हैं, अच्छा शासन जिसको कहते हैं, और कुशासन जिसको कहते हैं, खराब शासन जिसको कहते हैं, उनके बीच की ये लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अपने लिए तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, अपने लिए तो इतना कर लिया कि कई पीढ़ियां इनकी बैठी बैठी खा सकती है, लेकिन हमारे आपके बच्चों को कल क्या खाना बनेगा, कल क्या किस बरसात आएगी तो हम कहाँ सोएंगे, इसकी चिंता इन्होंने नहीं की। इसकी चिंता अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसकी चिंता अगर किसी ने किया है, पैसा इन्हीं के जो एक
एक बड़ा एक ठगबंधन बना है, उसी में एक बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस, उसके एक प्रधानमंत्री हुए थे, तो कहते थे, वो तो मन से कहते थे, उनका वो हो गया, स्वर्गवास हो गया, वो दुख की बात है, लेकिन वो कहते थे जब प्रधानमंत्री थे कि दिल्ली से जब 100 पैसा चलेगा तो पीड़ौत में कितना पहुंचेगा, क्यों बताइए? 15 पैसा 20 पैसा खाली पहुंचेगा, तो 80 पैसा 20 में खा जाता। और वो 80 पैसा को आपके पास पहुंचाने का काम किसने किया है? आपके खाते में पहुंचाने का काम किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस प्रकार सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई और बुराई, सच्चाई और झूठ के बीच का आपको चुनाव करना है। इसलिए मैं यहाँ कहने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की पार्टी है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, इसमें से कोई भी नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार नहीं है, इसमें से कोई भी योगी आदित्यनाथ का रिश्तेदार नहीं है। ये सिर्फ इसलिए यहाँ है कि इन्होंने जनता के बीच में रह करके खून पसीना बहाया है, इसलिए है कि आपकी सेवा किया है, इसलिए है कि एक पार्टी के छत्र छाया में ये लोग काम करते हैं। और दूसरी पार्टियां अपने परिवार के लोग ही मंत्री बनते हैं, अपने परिवार के लोग ही सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। एक एक परिवार से 2-2, 3-3 दर्जन विधायक और सांसद और मंत्री होते हैं। 4-4 पीढ़ियां जिनकी 30-30 पीढ़ियां प्रधानमंत्री होती हैं। इसमें फर्क करना है आपको। आज नरेंद्र मोदी जी ईश्वर करे बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो इन्हीं में से बैठा हुआ कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का देश का फिर से नेतृत्व संभालेगा। न कि उनके किसी परिवार का, न कि उनके भाई और भतीजे आकर के उनकी कुर्सी संभालेंगे। अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम ऐसे लोग जो जनता के बीच रह करके जनता की सेवा की है, इसलिए उस पद पे आज बैठे हैं, न कि किसी खानदान में पैदा होने की वजह से वहां बैठे हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, देखिए पूर्वांचल में अंतिम बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा। पूर्वांचल में हाँ, मैं बिजली की बात कर रहा था, अभी भाई साहब मुझे याद करा रहे हैं, बिजली की बात मैं कर रहा था, तो कितना तेजी से काम हो रहा है उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि जितने जर्जर तार हैं या जितने अधिभारित ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 10 का लगौला, लोड जो है बढ़ गया, लोग कटिया लगा लेना, एसी लगा लेना के लिए अधिभारित हो जाता है, जल जाता है। कई बार हमारे स्टाफ के भी कमजोरी की वजह से हो जाता है ऐसा, उसको बदलने का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह से तार जो जर्जर है उनको भी बदलने का हर एक गांव में, एक एक नगर पालिका में, एक एक ग्राम पंचायत में बदलने का बहुत व्यापक कार्यक्रम, 16,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने धरती पर उतारा है। आज नहीं तो कल आपके भी गाँव में लोग आएंगे बदलने के लिए। और मैं यहाँ के रघुनाथ जी सहित सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, जो गांव का नेतृत्व किए हैं, कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सतर्क रह करके हमारे अधिकारियों से बात करके आप लोग बदलवा लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे तक उस बात को ले आइए। दूसरी बात कि अभी देखिए बिजली, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी हो रही है तो हर आदमी पंखा एसी चला रहा है, उससे बिजली की मांग बढ़ जा रही है। आप बिजली तो हम कहीं न कहीं से ले आओ, कहीं न कहीं खरीद के यहाँ से पैदा करके वहाँ अपने पावर हाउस को हम ज़्यादा क्षमता से चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन समस्या ही तलवा, मान ला कि पतील सड़क पर ढेर गाड़ी दौड़ा दे, झटका हो, गड़िया को आपस में लड़के खत्म हो जाए, ये हाल बिजली को होता है। बिजली हम देना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं लोगों से पूछना है कि भैया जब तू रहला तो तलवा काहे ना बताए, काहे A.K. शर्मा के खातिर कमा छोड़ देने वाला। A.K. शर्मा तो अभी 1.25 साल से मंत्री हो, तो A.K. शर्मा के जिम्मे ये काम आया है, बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। लेकिन उनसे भी ये पूछना चाहिए कि अगर आप ठीक करके गए होते तो इतना दिक्कत ना हो भाई। पूरे राज्य में जो लगभग 7,000 मेगावाट जो बिजली आवे, 7,000 मेगावाट पैदावार होते हुए 65-70-7,000 के आसपास, उसका 70 साल में जो बिजली की उत्पादन क्षमता इस राज्य ने खड़ी किया था, उसकी 1/4
खाली हमने अपने 1 साल के कार्यकाल में खड़ी किया है। ओबरा में 6500 जो बतौली है 6570-7000 कुल प्रकार की बिजली मिला के, खाली थर्मल के बात कह जाए, तापीय ऊर्जा की बात कह जाए तो 6500 होगा। उसकी जगह 1600 मेगावाट के 800 के 2 पावर हाउस बनाने का ओबरा में हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी ले लिया है। पेपर में आपको पढ़ा होगा और बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होकर के जनता की सेवा में उसको पूरा करके उसका अर्पण किया जाएगा। तो इसलिए बिजली के उत्पादन की बात हो, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा, मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने छतों पे सौर ऊर्जा का भी प्लांट लगाएं। उसके लिए भी हमने पूरी नीति बना करके पूरी उसकी योजना जो है वो उतार दिया है धरातल पे। बहुत तेजी से काम हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बिजली की समस्या से मैं उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी एक हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, इसकी आप चिंता मत करें। आपका आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़का बाबा उनके शायद कहा है, बड़का गुरु जी कहा है, तो बड़का गुरु जी का आशीर्वाद से ये काम पूरा हो जाए। लेकिन हम लोग पूर्वांचल की बात करें जाता नहीं है, अंतिम बात हुई। अच्छा, हाँ देखिए हमारे गुरु जी के नाती यहाँ है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपके मार्फत में अपने पूज्य गुरु जी को भी नमन करता हूँ। अच्छा, तो बड़ा सस्ता है, बिलिया बड़ा सस्ता है। हाँ। अब बीघा 10 करोड़ का आमदनी है तो हमन तो कैसे जरूरत है। गैसवा देखा, गैस जो है, गैस मिलल है मिलता तो बढ़े सकता है। अच्छा, कितना लोग के गैस मिलत है? कितना लोग के मिलत है गैस? कितना? सुना अच्छी बात कही हमारी। कितना लोगों के गैस मिलत है बताओ? वह तो सबके मिलल बा। मिलल है ना? अरे हथवा उठाता के मिलल। अरे बाप, कितना लोग के मानी एक मिनट आपकी बात पर आवत है, बढ़िया मुद्दा उठाओ। करीब चेक रहेगा कितना लोग के गैस मिलल है? हाथ उठावा। अरे हंसत थे, हथवा डाल के ऊपर कर देगा सबके गैस मिलल। अच्छा सुना मिला गैस सबके। राशन के मिला था? राशन सबके मिला था ना? हथवा उठावा अब गैस की बात हो गई, राशन की बात हो गई, बिजलिया का भी कितना सब हम सबका हम आओ थे। माता जी आपके घरे आपके खोज के दुर्विजय राय गैस पहुँचोना कि ना पहुँचोना सबके आपको देना पहुँचोना ना। हम अपन बात सुना देते हैं। अपन बात हम डीएम की नौकरी में वाली, हम जिलाधिकारी वाली, तब का हम बात कर रहे थे। हमारे घर में उस समय गैस ना रहा और वो समय व्यवस्था ही रहे कि कोनो मंत्री चाहे सांसद लिखे अपने कोटा से तब जाकर के गैस मिले। तो हम डीएम रहते हुए हम वहाँ, हमारे एक सांसद जी थे, आते जाते परिचित हो गए थे। मैंने उनकी बात सुना, हमने कहा कि सांसद जी आप तो गुजरात के सांसद हैं। हाँ भाई साहब। हमने कहा कि आप यूपी में लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा भैया लिख दीजिए तो हमारे घर में भी गैस नहीं है। तो उन्होंने लिखा और तब हम जा करके हमारे गांव में काजाखोज में पहला गैस का कनेक्शन हमारे घर में आया था। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस बात का अनुमान यही तो हम कह रहे हैं कि आप और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे शासन व्यवस्था के तहत हम जी रहे हैं कि आपका नाम पता खोज करके आपकी गरीबी की का जो वो है रेखा के नीचे के लोगों को खोज करके गैस दिया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है और ये सारी बातें दी जा रही है। अब रही बात कि भाई कुछ देखा, कुछ चीजें ऐसे ही हो रही है। माता जी मुकानी है ना, कई बार जवान चल जाला और कीमत हमके समझ में ना आवे। जब धुआं से फेफड़ा खराब होला, जब धुआं से फेफड़ा खराब होके जब डॉक्टर के पास जाए के पड़ेला, ओकर कीमत के समझ में आवे ने। एक बात और कह दे, गैस का पैसा लगी, थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा, लेकिन डॉक्टरी का पैसा तो होगे कभी ना। यही लिए 2024 में फिर से क्या कहना क्या
नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनावे के जिता के आज उनके जितावे खातिर ई जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है। कमल को सहारा देना, समर्थन देना बहुत जरूरी है। मोदी जी का, हाँ, मोदी जी के माई एकदम सही कह ली है, अब एकदम सही कह ली है कि मोदी जी के हम हमेशा जिताए। तो मोदी जी के जितना जितेबू उतने जो गड्ढा खोद के पहले के लोग गया नहीं उतने जल्दी जो है ना वो गड्ढा पुराई। एक एक चिंता चाहे वो गैस का होके, चाहे तो दवाई का होके, चाहे राशन का होके, चाहे मकान का होके, चाहे शौचालय का होके, चाहे लड़कन के पढ़े जाना पहले करोड़ों रुपया इनके नाम से लोग खा जाते थे। अब जब ना लड़का अगर पढ़ा था तो जब छात्रवृत्ति कहाँ होती है तो हमें खाता में होता, माई बाप के खाता में होता, एक पैसा उसे केहू निकाल ना सकेगा। ये किसान है, किसान सम्मान निधि आपने सुना होगा। एक किसान को घर बैठे अगर उसको 2000 रुपया मिलना है तो 1 रुपया 1999 कोई नहीं कर सकता, पूरा का पूरा 2000 रुपया उसके खाते में आकर के जमा होता है। ऐसी व्यवस्था आप देखिए, ये गलती फिर मत करना। आप अपना भविष्य जो है फिर धुमला होने के लिए करने के लिए ऐसे लोगों के बहकावे में मत आना। बहुत रुपये लोग हैं, बहुत अलग अलग भेष बना के अलग अलग भाषा लेकर के आएंगे आपको भरमाने का। हमें बड़े लोग भरमा जाते हैं तो आप चनाक होगा, हाँ चलाक हो गए बहुत। उनके चलाकी में ना आवे क्या, मोदी जी के याद रखिया। मोदी जी का निशान का कमल के याद रखिया, वही को खाली वोट देने के। बाकी सब बात मोदी जी पे छोड़ता, योगी जी पे छोड़ता, बहुत अच्छा होगा। आप सबका माताएं बहनें इतना सक्रिय भाग, इतना भैया एक माताएं बहनें इतना सक्रिय भाग ली है इस पूरी सभा में। ये एक बहुत बढ़िया एक वार्तालाप हुआ है आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा हमको। इतना देर तक रुकना आपका भी और हमारा भी बहुत सार्थक हुआ। देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से बात हम कह पाते हैं, सारी बातें वैसे भाषण में कह पाना संभव नहीं हो पाता है। मैं आप सबको आपके विकास यात्रा के लिए, आपके सुखमय जीवन के लिए बहुत शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़े रखिए, माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करिए, योगी जी का हाथ मजबूत करिए। आपका और हमारा सबका भविष्य जो है सुंदर होगा, अच्छा संभलेगा, अच्छा सजेगा। आप सबको इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी सभा के लिए। गुजरात जाके नौकरी करते हैं, उसके लिए भी पीछे की सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्रियां लगी, क्यों नहीं यहाँ उद्योग धंधा लगा, क्यों हमारे नौजवानों को यहाँ से गुजरात और मुंबई और दिल्ली जाकर के झुपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है? इसलिए पीछे की सरकारों ने काम नहीं किया, पीछे की सरकारों ने उद्योग धंधे नहीं लगाए। बिजली की यहाँ बात इन्होंने अच्छा हुआ याद कराया, तो मैं एक आज ही की बात मैं बता दूं। घोसी में एक गांव है चुरपा खुर्द, वहाँ आज ही दोपहर में एक जनसभा थी। वहाँ किसी हमारे नेता ने कहा कि भाई साहब वहाँ ट्रांसफार्मर जरा दिखवा लीजिए, वहाँ जल गया। तो हमको आश्चर्य हुआ कि क्यों मुझसे कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने पता किया तो पता चला कि 23 तारीख का, ये लिखा हुआ है 23 अगस्त का ट्रांसफार्मर जला हुआ है और आज सुबह लग गया था। दोपहर के पहले जब तक मेरे तक बात पहुंची तब तक ट्रांसफार्मर लग गया था। फिर भी आज चौथा दिन खाली है, फिर भी मैंने अपने अधिकारी को कहा है कि आप नीचे वाले अधिकारियों का खुलासा पूछिए, उनका जवाब मांगिए कि क्यों 4 दिन लग गया इस काम को होने में। तो ये स्पीड है, इस गति से हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही एक जो है दूसरा गांव था, उसका भी हाल यही था। 3 दिन 2 दिन में अब ये काम हो रहा है, जो काम 20 दिन 30 दिन में, वो भी बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी और ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, उसके साथ कुछ नगद देने के बाद ट्रांसफार्मर लगते थे, वो व्यवस्था खत्म हो गई। एक अंतिम बात,
चुनाव है, इसलिए मैं कोई वादा नहीं कर सकता। हम लोग आचार संहिता से बंधे हुए हैं। लेकिन भाई साहब बगल में बैठे बैठे हमको इन्होंने कहा कि यहाँ अस्पताल की बड़ी समस्या है। अस्पताल यहाँ शायद पुराना था, जर्जर हो गया है और दूर दूर तक आपकी कोई प्राथमिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको मैं सुन करके, उस समस्या को सुन करके जा रहा हूँ और फिर आगे देखा जाएगा।